हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम कक्षा 8वीं के हमारे अतीत भाग 3 से चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि अंग्रेज हमारे भारत के अंदर कभी भी सत्ता स्थापित करने के लिए नहीं आए थे। उनका मेन पर्पज़ था यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदनी है और किसी और देश में जाकर उसे अधिक मूल्यों पर बेचना है। जब भारत के अंदर वो लोग पहुंचे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये कहीं ना कहीं देखा कि भारत के लोग तो बड़े ही भोले भाले हैं, इनको तो कैसे भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो धीरे धीरे उन्होंने हमें पैसों की लालच में फंसा लिया। हमें इन द सेंस कि राजा महाराजाओं को उन्होंने कहा कि तुम तो इस तरीके से और पैसे कमा सकते हो और बड़े राजा बन सकते हो। उनको लालच दिया, लालच में आ गए राजा महाराजा, और उसके चलते उन्होंने क्या किया, अपनी जनता पर ही अत्याचार करना शुरू किया। ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल करने शुरू किए। जैसे ही अंग्रेजों के हाथ में राजा की कमान आ गई, यानी राजा उनके कठपुतली बन चुके थे, तो फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय जनताओं पर भी अपना शासन करना शुरू किया। और इस तरीके से आए तो थे वो बस व्यापार करने के लिए, पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर लिया। तो इस पाठ का जो नाम है व्यापार से साम्राज्य तक, कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसीलिए रखा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जानने और सीखने के लिए मिलने वाला है कि अंग्रेजों ने अपनी सत्ता कैसे स्थापित की। तो चलिए जानते हैं इस पाठ को, समझते हैं डिटेल में। जैसा कि हमने पाठ 1 में जाना था कि डेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, लेकिन हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए डेटों के बारे में कि आखिर कौन सी घटना कब घटी। उसके आधार पर हम कुछ नई चीज़ों की परिकल्पना भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उन होने वाली घटनाओं के बीच में आपस में कहीं ना कहीं संबंध है। हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को कई वर्गों में बांटा गया है, कई खंडों में बांटा गया है। ऐसे ही आज हम एक खंड के बारे में जानने वाले हैं कि अंग्रेजों ने व्यापार से अपने साम्राज्य की स्थापना कैसे कर ली। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, यानी सबसे आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन थे? औरंगजेब थे। उन्होंने वर्तमान भारत की एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। देखो, अगर होता क्या है, अगर एक महान राजा, एक बहुत ही बड़ा राजा, बड़ा इन द सेंस कि शरीर से बड़ा नहीं होता है, शक्तिशाली होता है, यानी जिसके बौद्धिक स्तर की बात करें, जिसके हम शारीरिक स्तर की बात करें, और जिसके सत्ता में जो लोग होते थे, सैनिक होते थे, उनकी हम बात करें, तो इसके आधार पर ही राजा महाराजाओं को बड़ा महान माना जाता था कि आखिर उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने में वो विजय हुए। इसके आधार पर उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में न रह सकी। यानी कि आपको पता होगा कि जितने भी लोग आए थे, उन्होंने सभी ने दिल्ली में अपनी कह सकते हो शासन को जमाने की कोशिश की, क्योंकि दिल्ली हमारा स्टार्टिंग से ही केंद्र है। इसीलिए हमारे भारत के कैपिटल को दिल्ली के तौर पर माना गया, यानी भारत का जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इंडिया, वो हमारी दिल्ली है। अब दिल्ली इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे जो सत्ता वाले लोग थे वो दिल्ली ही आ रहे थे। आप देखो, जितने भी फोर्ट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिल्ली में ज़्यादा दिखाई देती है। अब ऐसा नहीं है कि जयपुर में नहीं है या फिर किसी अन्य राज्य में नहीं है सब जगह पर, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा। और सोचो, उस समय में घोड़े और रथों के द्वारा इतनी लंबी दूरियां तय की जाती थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। यानी अब तक तो राजा महाराजाओं का ही समय था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने भी अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित करनी शुरू कर दी। एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में, यहाँ देखो, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले कैसे आए थे? पहले पहल वो एक कंपनी के रूप में आए थे भारत, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे के लिए उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। मतलब उनको खुद भी नहीं पता था कि हम यहाँ पर आकर इतने ज़्यादा आधिकारिक रूप पर प्रबल हो जाएंगे। अब समझ के देखो कि मैं कहता हूं कि मैं एक छोटी सी दुकान चला रहा हूं जिसमें मैं केले बेच रहा हूं, समझ रहे हो? अब मुझे कभी उम्मीद हो सकती है कि मैं केले बेचते बेचते भैया एक राज्य खरीद लूं या राज्य पर सत्ता कर लूं? नहीं ना। और वो भी केले बेचने वाली जगह मेरी खुद की नहीं है। तो समझ के देखो आप इस चीज को। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो भारत आए थे ना, वो सिर्फ इसलिए आए थे कि यहाँ पर आकर छोटा मोटा व्यापार कर सकें और
कह सकते हो क्योंकि भारत हमेशा से ही बेटा प्राकृतिक चीज़ों में रिच रहा है, यानी यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें बहुत विभिन्न प्रकार की पाई जाती है और इसी चलते बहुत सारे देश के लोगों को हमने अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। और बहुत सारे लोगों में मैं स्पेशली बात करूँ तो अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि कुछ ही दिनों में ये एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय के बारे में, समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सका। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के बारे में जो ब्यौरा है दाईं तरफ दिया गया है। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटी की गिरफ्तारी। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर बेटों की गिरफ्तारी। तो यहाँ पर ये जो है बहादुर शाह जफर, अब यहाँ पर ये कौन है? कैप्टन हडसन। देखो ये है ना, ये कैप्टन हडसन है और इनके द्वारा जो है वो गिरफ्तारी की गई। अब इन्होंने देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक था हमारे भारत के अंदर ना, जैसे उस टाइम में हुआ था ना, किस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं? रामायण के टाइम में फूट डालो राज करो नीति पर घर का भेदी लंका ढाई वाली बात है ना। अब घर का भेदी लंका ढाई मतलब क्या होता है कि अगर घर में ही आपके कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सारी बातें दूसरे को जाकर कह देता है तो कहीं ना कहीं आप कमजोर वैसे ही पड़ जाते हो। तो महाराजा के जो लोग थे ना वो अंग्रेजों के पैसों की चमक से इतने ज्यादा पागल हो गए थे कि उन्होंने अपने राजा महाराजा की सारी पोल जो है वहां जाकर खोल दी थी। यानी वो अपनी सारी बातें, राजा महाराजाओं की जो गोपनीय बातें होती थी, कहाँ पैसा रखा है, कहाँ सैनिक रहते हैं, कैसे उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, ये सारी चीजें चंद पैसों के लिए अंग्रेजों को जाकर बता देते थे। अंग्रेज क्या करते थे? इसका फायदा उठाते थे और जो राजा महाराजा होते थे उनको सही मौका देखते हुए गिरफ्तार कर लेते थे। बिना किसी रीजन की एबीसी कोई भी रीजन लगा देते थे और गिरफ्तार कर लेते थे। इससे क्या होता था? इससे होता ये था बेटा कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने हमारे भारत को खोखला कर दिया। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। अब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया। तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया और जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही, ध्यान से सुनना, मार डाला। अब सोच के देखो कि अंग्रेजों में सभी अंग्रेज ऐसे नहीं थे भाई, सभी अंग्रेज नहीं थे। कुछ अंग्रेज बहुत क्रूर थे, बहुत क्रूर। मतलब समझ रहे हो क्रूर क्या होता है? मतलब इतने बेकार थे कि मतलब लोगों की तो वैल्यू ही नहीं देते थे। वो कभी भी लोगों की वैल्यू नहीं देते थे और इंडिया के लोगों को तो हमेशा ही वो नीचा समझते थे। यहाँ की औरतों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। अब हम बात करेंगे बेटा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई उनके आने का मार्ग क्या था। पहले हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, तो पहले जल के थ्रू ही यात्रा किया करते थे वो लोग। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो जहाज वगैरह होते थे वो कैसे आते थे। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते, यानी कि जो भारत आते थे ना लोग, वो किन रास्तों से आते थे? वो यही रास्ते थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ब्रिटिश आइलैंड था ये, है ना। और यहाँ से लोग सीधे नहीं आ सकते थे क्योंकि यहाँ से ऐसे आने के लिए बेटा उन्हें हवाई जहाज की जरूरत होती और हवाई जहाज उस टाइम इतने ज़्यादा डेवलप थे नहीं। तो इसीलिए ये इन रास्तों से आए, पानी के रास्तों से। और वैसे भी हवाई जहाज बने भी थे छोटे मोटे, तो वो इतने कैपेबल नहीं थे कि उनके कह सकते हो व्यापार के सामानों को ले जा सके। इसीलिए बड़े बड़े जहाज बनाए गए थे बेटा, पानी के जहाज। चलिए तो जानते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, ध्यान से सुनना, नाम याद रखना, एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिसने कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया, यानी कि एकाधिकार उससे मिल गया। इस इजाजतनामे यानी चार्टर का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती।
यानी कोई और कंपनी ऐसी नहीं होगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार छीनेगी या वहां पर उस रास्ते से जाकर व्यापार करेगी। इस चार्टर को खंगाल सकती थी, यानी सॉरी के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना हक दे दिया गया था कि वो इस चार्टर की मदद से कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर और भी हिस्सों को खंगाल सकती थी, जिससे कि वो व्यापार ढंग से कर सके। वहां से सस्ती कीमत पर चीजों को खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। यानी अब समझो इस चीज को, यानी उन्होंने एक सिंपल सा कह दूं मैं कि ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया था कि जिस अधिकार के चलते ये फिक्स कर दिया गया था कि बस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वही व्यापार करेगी, कोई और कंपनी उसकी होड़ में नहीं आएगी। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को यह भी अधिकार दे दिए गए थे कि वो जगह जगह जाकर भारत के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी ब्यौरा कर सकती है, ले सकती है कि कहां पर कौन सी चीजें उगाई जा रही है और उससे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। अब जैसे कोई एक कंपनी आती है तो मतलब जिसे आप कहते हैं ना मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब क्या है? अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि भैया आप अगर मार्केट में जाते हो और आप अपने लिए टूथपेस्ट खरीदते हो, है ना, टूथपेस्ट, ध्यान से सुनना, तो उस टूथपेस्ट को आप मार्केट में जाकर क्या कहते हो? बताओ क्या कहते हो? भैया एक कॉलगेट दे दो। अब कॉलगेट का मतलब कॉलगेट ही नहीं है, कॉलगेट का मतलब हर एक टूथपेस्ट को आपने क्लासिफाई कर दिया उसमें। अगर आपको क्लोजअप भी लेना है या फिर पेप्सोडेंट लेना है या डाबर का कोई टूथपेस्ट लेना है, बेटा मैं किसी कंपनी की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, तो आप क्या बोलते हो? कॉलगेट दे दो। तो कॉलगेट ना सबसे पहले आई थी टूथपेस्ट के रूप में और वो बहुत ज्यादा व्यापक तौर से कंपनी जो थी वो फैल गई थी हमारे इंडिया में, तो हम लोगों के मुंह पर जो है ना वो कॉलगेट ही बैठ गया है। तो ऐसे ही इनको भी यहां पर, क्योंकि इतनी ज्यादा इन्होंने अपनी मोनोपोली फैला ली थी, बैठा ली थी बेटा, कि इनको किसी और कंपनी से कोई भय ही नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक यानी पैसों के तौर पर कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। यानी कि अगर मान लो ज्यादा पैसे कमाने, अच्छा एक बात बताओ, आप एक कंपनी खोलना चाहते हो, जो कंपनी है बेटा किस चीज की, मान लो आप बोलते हो मैं बनियान बनाने वाली कंपनी खोलना चाहता हूं, और आप एक ऐसे गांव में जाते हो जहां पर दूर दूर तक कोई कंपनी ही नहीं है किसी भी चीज की, स्पेशली कपड़ों की, तो आप क्या करोगे? वहां जाकर बनियान बनाने वाली कंपनी खोलोगे। फिर आप देखोगे यार कंपनी जो है ना ये चीजें भी कर सकती है, लोगों को ये भी जरूरतें हैं, तो आप उससे और भी चीजें एक्सप्लोर करोगे, और जब वो चीजें एक्सप्लोर हो जाएगी तो धीरे धीरे वहां पर आपका एकाधिकार हो जाएगा। यानी कोई नई कंपनी आएगी भी ना तो लोग ज्यादा आपको पूछेंगे, हाँ बशर्ते आप अपनी वैल्यू बनाकर रख सको। तो वही कह रहे हैं क्या कि उनको कोई और भय तो था नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि भैया कंपनी तो मेरी ही चलने वाली, जितनी भी चीजें होंगी वो सब हमारी चलेंगी, तो इसलिए ऐसी कोई टेंशन वाली बात तो थी नहीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। ये बात तो सही है। अगर आप एक जगह पर जाकर कहते हो कि भैया मेरे को ना 4 किलो चावल दे दो, और उसके बगल में ही दूसरे चावल की दुकान है, तो वो बेचारा चावल की दुकान वाला भी सोचेगा यार मैं अगर इसको महंगा बेचूंगा ना तो दोबारा मेरी दुकान पर आएगा नहीं, तो उसको सस्ता करके बेचेगा आपसे, है ना, कम मुनाफा कमाएगा, लेकिन आपको वो बांध कर रखने की कोशिश करेगा अपने साथ, यानी कि आप उसी से सामान लो, ऐसा करेगा। लेकिन अगर मान लो एक गांव में सिर्फ एक ही राशन की दुकान है, तो उसका मन करेगा तो वो उसी चावल को 40 रुपए किलो भी बेच सकता है और कल को बढ़ाकर रेट 42 रुपए किलो भी बेचेगा, और आप मजबूर होकर बेटा खरीदोगे भी। तो वही है, मोनोपोली के चक्कर में ज्यादा कीमतें उन्हें मिल रही थी, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से ना रोक सकता था। यानी कि सिर्फ उनको एक ही तरफ से अधिकार मिला था ना, हर तरफ से थोड़ी इंडिया के अंदर वो आकर व्यापार कर लेंगे और पूरे इंडिया को कब्जा कर लेंगे, तो एक तरफ से। यहाँ वाणिज्यिक के रूप में मतलब वाणिज्यिक का जो अर्थ है बेटा वो समझाया गया। वाणिज्यिक मतलब होता है एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट तक पहुंचते या छूते, कैप ऑफ गुड को होप को चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी अब देखो, वहां से आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, पूर्व की तरफ से, और पश्चिम की तरफ से कौन घुस गया बेटा? पश्चिम की तरफ से घुस गए थे कौन, बताओ? पुर्तगाली लोग। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे।
पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा एक्चुअली ने, या ध्यान सुनना, देखो पुर्तगाल के जो खोजी थे जिन्होंने भारत की खोज की थी बेटा, वो थे कौन? वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। अब समझ के देखो, उस टाइम में ना तो मैप हुआ करते थे बेटा, ना गूगल हुआ करता था, और ना ही इतने सारे लोग आपके साथ व्यापार करने को तैयार थे। तो वास्को डी गामा ने इतने लंबे रास्ते की खोज की और खोज करते करते वो भारत पहुंचे थे। अभी आपको एक इंडिया जैसी कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप है, उस कंट्री में आपको किसी और कंट्री से आना हो या यहाँ से कहीं और जाना हो तो बड़ा आसान काम है, आप फ्लाइट बुक करते हो और चले जाते हो। ऐसा ही होता है ना। लेकिन पहले इतना आसान काम नहीं था, पहले सोचना पड़ता था यार, कौन जाएगा उन रास्तों से जहां पर बहुत तूफानी रास्ते होते हैं, जंगल होती थी, और बेटा साथ ही बहुत बड़े बड़े जीव जंतु होते थे, उनसे बच बुचाकर वो कहीं ना कहीं भारत पहुंची थी। तो अगर आप कहें कि भारत की खोज तो बड़ा आसान काम है सर, जहाज पर बैठो और पहुंच जाओ, तो इतना आसान भी नहीं था बेटा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती थी। 17वीं शताब्दी की शुरुआती तक डच भी हिंदुस्तान या हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय के बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए, यानी पहले आए थे ब्रिटेन के लोग, फिर आए बेटा कहीं ना कहीं पुर्तगाल के लोग, और फिर आए फ्रांस के लोग। समस्या यह थी कि सारी कंपनी एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। भाई ये सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि भारत ना प्राकृतिक तौर पर, मैंने बोला था ना, भारत के अंदर प्राकृतिक वस्तुएं बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती, बहुत बहुत रिच थी मतलब हमारी कंट्री, अभी भी है, लेकिन बहुत नोच खाया इन लोगों ने मिलकर। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़ों और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फैलने या फले फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनी को खत्म कर दें। अब ये तो होता ही है ना। आप देखो, अगर मान लो, आप नॉर्मल सी बात है, तो अगर आपने एक सब्जी की दुकान लगाई एक जगह पर, वहाँ पर बगल में आकर एक दूसरा सब्जी की दुकान लगाने वाला बैठ जाता है, तो आप मन ही मन सोचते हो यार इसको सारी सब्जी की ना गल जाए, सड़ जाए, गाय अगर खा जाए, या फिर इसको कल बीमारी हो जाए, या ABC कुछ भी आप गंदी भावना ले आते हो, है ना, तभी आपको लगता है कि यार मैं फ़ायदा कमा पाऊंगा। ऐसे ही सेम उस टाइम में भी था, बहुत सारी कंपनियां आ गई, तो जो कंपनी को फ़ायदा मिल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को इकट्ठे एक तौर पर, वो नहीं मिलकर अब क्या है कि वो फ़ायदा बंटने लग गया अलग अलग कंपनियों में। तो इसीलिए ये कंपनियां एक दूसरे को ख़त्म करना चाहती थी, लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की एक होड़ सी लग गई थी, और इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी। अब समझो, मतलब गोला मार दिया, डुबो दिया, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, यानी जिनके पास जितने ज़्यादा हथियार वो उतने ज़्यादा सुदृढ़। ये कह रहा है कि इसकी मदद से चल रहा था, और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासक से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ, चलो जानते हैं। तो मतलब अब तक हमने क्या जाना, यही जाना कि कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनियां आई, अलग अलग रास्ते ढूंढे गए, और उन रास्तों को ढूंढने की वजह से जब कंपनियां आई मार्केट में तो प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, यानी कंपटीशन बढ़ गया बेटा। कंपटीशन के बढ़ने के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा था वो कम होने लगा। इसकी वजह से आपस में जो है फाइट होने लगी उनकी। वो लोग क्या करते थे, जहाज डुबो देते थे, वो लोग लोगों को बंदी बना लेते थे, उनके सामान चुरा लेते थे, और हथियारों के बल पर जो है दबदबा जमाने की कोशिश करते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बेचारी डर गई कि पहले तो मेरे को इतना फायदा हो रहा था, फायदा कम हो गया, तो उन्होंने बाकी कंपनियों को रौंदने के लिए प्लान बनाया। तो चलिए पढ़ते हैं कैसे। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है।
पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कहाँ पर बेटा? हुगली नदी के किनारे। पहले, अब देखो नदियों के किनारे ही क्यों होते थे या फिर महासागरों के किनारे ही क्यों होते थे? क्योंकि बेटा नदियों और महासागरों में जहाजों को चलाया जा सकता था, है ना। तो जहाज, जो पानी के जहाज होते थे, वो किस तरीके से आपके पास पहुंचेंगे या फिर भारत पहुंचेंगे? सोच के देखो, कहीं ना कहीं पानी की जरूरत तो होगी ना उनको, तो इसलिए वो नदियों और महासागरों के किनारे ही करते थे। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उन जमाने में या उस जमाने में फैक्टर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर्स। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। अब समझो इस चीज को, जो मैंने आपको पहले बोला था, फूट डालो राज करो, और दूसरा है घर का बेदी लंका डाय। यानी क्या करते थे ये लोग ना दूसरे की सत्ता में घुसकर उनके लोगों को मतलब गुमराह करते थे, जिससे कि उनकी सत्ता के बीच में दरार पड़ जाए और उसका ये फायदा उठाते थे। यानी फूट डालो राज करो। दूसरा ये क्या करते थे, उन लोगों को ना लालच दे देते थे, और लालच दे देते थे उनके जो लोग होते थे, दूसरी सत्ता के लोग, वो उनको अपनी सारी बातें बता देते थे, जिससे कि बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी होती थी दूसरी सत्ता के लिए। इसमें से एक गांव कालीकाता, यानी जो कलकत्ता के नाम से आजकल जाना जाता है बेटा, एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कंपनी ने मुगल, ध्यान से पढ़ लो बेटा इसे, पहले क्या नाम था इसका? कालीकाता, ठीक है, फिर पढ़ा कलकत्ता, और फिर बना ये कोलकाता। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इसके नाम बदलते गए। औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया गया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। यानी कंपनी को पहले टैक्स देना पड़ता था, पर उन्होंने औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब पहले क्या होता था, पहले कोई सरकार थोड़ी होती थी कि भैया सरकार ने ये नियम पास कर रखे हैं, इसी नियम से चलना है। ऐसा नियम कुछ नहीं होता था। पहले राजा महाराजा के नियम हुआ करते थे। तो राजा ने कह दिया कि ठीक है तुम शुल्क मत देना, अगर इतना सा कह दिया तो शुल्क आना बंद हो जाता था। समझ में आ रहा है? तो फरमान का मतलब होता था एक आदेश जारी कर देना। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने लगी हुई थी। यानी कि जो अधिकार दिए गए थे, जो अधिकारियों को अधिकार मिले थे बेटा, उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने लगे थे। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हुई, और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों ना करते? सवाल तो है भाई बिल्कुल सही। यानी उन्होंने तो कहा कि भाई कंपनी तुम मत चुकाओ शुल्क, लेकिन ऐसा तो पहली बात करके उन्होंने गलत ही किया क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा तो बेटा उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, पैसे कैसे आएंगे? तो यही चीज गलत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं डर के मारे ऐसा हुआ होगा, तो डरा धमका कर उन्होंने कंपनी के लिए तो मना कर दिया। लेकिन जो कंपनी में बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे ना, वो अपना निजी व्यापार चलाते थे छोटा मोटा। जैसे मान लो आप किसी बड़ी फैक्ट्री में काम करते हो, लेकिन आपने अपनी खुद की भी एक फैक्ट्री खोल रखी है छोटी सी। तो अब ये क्या करते थे कि जो बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते थे ना, वो कहते थे कि हम अपनी छोटी फैक्ट्रियों के भी शुल्क नहीं चुकाएंगे। इससे क्या होता था, राजस्व बहुत कम हो गया था, यानी बहुत कम पैसा जो था वो आ पा रहा था, जिससे कि वहाँ का जो क्षेत्र था वो विकसित नहीं हो पा रहा था। चित्र दिखाया गया बेटा, मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, और विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र है 1867 में। अब देखो कितना बढ़िया चित्र बनाया गया ये। उस समय में भी हमारी चित्रकला जो थी वो बहुत ज़्यादा व्यापक थी। अब कहोगे ये तो विलियम सिम्पसन लिखा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ये अंग्रेज थे। अंग्रेज तो थे यार, लेकिन समझो तो सही थे तो भारत में ही, है ना। और भारत की ज़मीन पर जो आ गया वो भारतीय तो हो गया इनडायरेक्ट तरीके से। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। क्या किया इन्होंने? व्यापार से युद्धों तक। चलिए 18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब
ध्यान से सुनना बेटा, कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सीरीज याद रखना बेटा, पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले कौन? मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अली वर्दी खां, उसके बाद बेटा सिराजुद्दौला। ठीक है, ये क्या बने, कौन बने? ये सभी शक्तिशाली शासक थे और ये सभी के सभी बंगाल के नवाब बने थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई कंपनी को रियायतें क्यों मिलेंगी, कंपनी तो हमसे फल फूल रही है ना, तो हम क्यों दे रियायतें। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ने से रोक दिया गया, यानी कि कंपनी के ऊपर ये पाबंदियां लगाई गई। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार के राजस्व वसूली कम होती जा रही है। बात तो बिल्कुल सही है। और नवाबों की ताकत कम पड़ने लगी है, यानी नवाबों की जो ताकत थी वो कम होने लगी थी। ऑब्वियस सी बात है, नवाब के अंदर ताकत कहाँ से आएगा भाई? पैसों से, है ना। जिसके पास जितने ज़्यादा पैसा वो उतना ज़्यादा ताकतवर माना जाता है हर समय से ही। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को भी अपमानित करने का प्रयास किया। ठीक है, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का निर्माण यानी पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध से के रूप में हुई। यानी कि प्लासी में युद्ध क्यों हुआ, यानी प्लासी का युद्ध क्यों हुआ बताओ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था क्योंकि ये जो 3 नवाबों की हम बात कर रहे थे ना, इन्होंने कहा कि भैया कंपनी टैक्स क्यों नहीं देगी, कंपनी टैक्स नहीं देगी तो उस जगह का जो निर्माण है, उस जगह का जो व्यापार है वो कैसे फले फूलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया तुम्हें देना पड़ेगा। बाद में वो नहीं माने तो उन्होंने क्या किया, लड़ाई दंगे शुरू कर दिए और इस तरीके से प्लासी का युद्ध हुआ। चलिए, यहाँ पर कठपुतली वर्ड का मतलब समझाया गया है। कठपुतली क्या होता है? एक खिलौना होता है बेटा, जिसे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और उसके इशारे पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। यानी अगर आप किसी की हर बात मानते हो बेटा, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हो, तो आपको भी कठपुतली कहा जा सकता है। अब हम बात करेंगे बेटा प्लासी का युद्ध क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ये सब हम जानने का प्रयत्न करेंगे। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद, अली वर्दी खां समझ रहे हो, जो देखो सबसे पहले कौन आए थे, अभी मैंने मार्क किया था, याद करो। देखो पहले था कौन? मुर्शिद कुली खां, उसके बाद है अली वर्दी खां दूसरे नंबर का दिखाई दे रहा है ना। तो कह रहा है कि उनकी मृत्यु के बाद अली वर्दी खां जो थे वो 1756 में मर गए। बहुत ताकतवर थे ये नवाब सब। तो उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला बहुत ताकतवर थे, यानी ताकत इन द सेंस कि उनकी बौद्धिक शक्ति से बहुत डर लग रहा था उनको। सिराजुद्दौला की जगह है कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें दे और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं कंपनी ये चाह रही थी कि भैया मेरा ही आदमी क्यों ना नवाब बन जाए। अगर अंग्रेज का नवाब बन जाता तो सोचो सारी सत्ता ही उसके हाथ में। तो धीरे धीरे इस बारे में भी अंग्रेजों ने सोचना शुरू किया और फिर क्या किया देखो आगे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, यानी उसके जो खिलाफ थे ना बेटा, यानी कि सिराजुद्दौला के जो खिलाफ थे, क्योंकि देखो अगर आपके दुश्मन हैं तो वो आपकी सारी कमियों को जानने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला के जो खिलाफ लोग थे, यानी उनके जो प्रतिद्वंदी थे, उनको कंपनी ने अप्रोच किया। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, यानी राजनीतिक मामले में घुसना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए।
जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कितने देख रहे हो, कितने ताकतवर थे वो। 30,000 सिपाही थे उनके पास उस समय में, और ये तो इतने लेकर गए, बाकी तो उन्होंने रिजर्व में रखे थे। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जा कर लिया और कह सकते हो उधर करने के लिए रुक किया। कलकत्ता के हाथ से निकलने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। अब रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बहुत ही ज्यादा क्रूर थे बेटा, बहुत क्रूर थे। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेज ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। यानी पलासी नाम था जगह का, लेकिन प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है, जिसे आप कहते हैं बेटा नेचुरल कलर। समझ रहे हो? तो पलास था, पता नहीं पलासी कर दिया। चलो नई चीज तो पता चली ना आपको। चलो तो फिर कमेंट करके बताओ कैसा लगा। चित्र को देखें अगर हम, तो यह है महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस, और ये क्या है? लंदन हॉल स्ट्रीट। चलिए, लंदन हॉल स्ट्रीट के अंदर का है ये। अब क्या बातें चल रही थी वो तो बाद की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोड ऑफ प्रॉपराइटर्स की लंदन स्थित लंदन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी होती थी जैसे कि मान लो एक सभा होती थी, सभा की तरह चित्र दिखाया गया है यहाँ पर। ये हमारे राइट साइड में जो दिखाई दे रहे हैं बेटा, चित्र में जो दिख रहा है बेटा, ये सिराजुद्दौला जी हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ये सिराजुद्दौला हैं। राइट साइड में जो आपको चित्र दिख रहा है ये सिराजुद्दौला है, ठीक है। उसके बाद लिखा है ये जो सेना है, इस सेना को नौसैनिकों के बड़े बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। अब आ गया ये वो दूसरा पॉइंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, घर का बेदी लंका ढाए। देख रहे हो किस तरीके से मीर जाफर जो थे वो उन्होंने धोखा किया सिराजुद्दौला के साथ, और कंपनी ने फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया। पर ज़्यादा दिन तक टिका नहीं रहा भाई, क्योंकि जो धोखेबाजी करेगा वो टिकेगा थोड़ी। संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से एक चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूं कि इस समृद्ध रियासत पर पूरा कब्जा हासिल करने की में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूं कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों पर कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। समझ रहे हो यार, उस समय में भी करोड़ों रुपए की बातें होती थी। हम तो अभी करोड़ रुपए सुनकर डर जाते हैं कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होते लोगों के पास इतना पैसा, और उस समय में करोड़ों रुपए की बातें चलती थी। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं कंपनी जो थी वो कर रही थी। नवाब की शिकायतें क्या थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे और जानेंगे बेटा प्लासी की जंग के महत्वपूर्ण मानने के पीछे कारण क्या है। लेकिन ये सारी बातें मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। अगर अब तक की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है, समझने के लिए मिला है बेटा,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।